नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज का यानी 17 सितंबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके देखेंगे पढ़ेंगे। आइए जल्दी शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है 1993 के बाद यूरोप में डेविस कप का वर्ल्ड ग्रुप 2025 में भारत ने किसे हराया? उत्तर होगा बी, स्विट्जरलैंड को। एक टूर्नामेंट हुआ है टेनिस से संबंधित, टेनिस का टीम वर्क का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डेविस कप। उसी का क्वालिफायर हुआ है डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2025 का क्वालिफायर अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड के बीएल शहर में हुआ है। वहां पर भारत ने स्विट्जरलैंड को हरा करके 2026 में होने वाले डेविस कप टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर लिया। डेविस कप टेनिस का टूर्नामेंट है, टीम वर्क का टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। उसके अलावा ग्रैंड स्लैम भी होता है, इंडिविजुअल होता है साथियों, और डबल होता है, मिस होता है, लेकिन टीम वर्क का सबसे बड़ा टेनिस का टूर्नामेंट डेविस कप यूरोप में होता है। इस बार जो है ये डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2025 जो स्विट्जरलैंड में हुआ, वहां पर हमारे भारत ने स्विट्जरलैंड को हरा दिया। और उसके बाद 2026 में अगले साल जो डेविस कप होगा उसमें भारत ने क्वालिफाई कर लिया साथियों। डेविस कप की बात करें तो डेविस कप में हमारे भारत ने 3 बार फाइनल में स्थान बनाया है। 1966, 1974 और 1987 में भारत ने 3 बार डेविस कप फाइनल खेला है। अंतिम बार साथियों 1993 ईस्वी में लिएंडर पेस और रमेश कृष्णन ने फ्रांस को इस टूर्नामेंट में हराया। डेविस कप जो वर्ल्ड ग्रुप 2025 है, इसमें लास्ट टाइम 1993 में फ्रांस को हराया गया था। लिएंडर पेस और रमेश कृष्णन जी की टीम ने हराया था। अभी जो है स्विट्जरलैंड को हराया गया। 1993 के बाद 2025 में डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2025 में हराया गया है यूरोपीय देशों को। दूसरी बात कि 2026 में जो डेविस कप होगा, इस तरह का डेविस कप भारत कितनी बार खेल चुका है? तो 3 बार फाइनल खेल चुका है साथियों, 1966, 1974 और 1987। इतना बात याद रखिएगा। एक बार तस्वीर देख लीजिए, गर्व का पल, हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा झंडा सम्मान से जीत के बाद मैदान में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 के लिए चुने गए खिलाड़ी हैं। उत्तर होगा सी, उपयुक्त दोनों। नाम लिखिएगा ऑर्ला प्रेंडरगास्ट और मोहम्मद सिराज। पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 मोहम्मद सिराज, हमारे भारतीय क्रिकेटर तेज गेंदबाज। ऑर्ला प्रेंडरगास्ट आयरलैंड की हैं। किस देश की हैं ये पूछ सकते हैं आपसे, आयरलैंड। आयरलैंड के आर्ला प्रेंडरगास्ट और हमारे भारत के मोहम्मद सिराज, ये दोनों लोग आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 के लिए चुने गए हैं। उत्तर होगा सी। आईसीसी का हर महीने का एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का रैंकिंग दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है साथियों, वही है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025। मोहम्मद सिराज पुरुषों में, और महिला में आयरलैंड की आर्ला प्रेंडरगार्ड। आर्ला प्रेंडरगार्ड का तस्वीर देखिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रीडम एज एक सैन्य अभ्यास है 2025 में, कौन से देश ने इसमें भाग लिया? उत्तर होगा यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान, यानी उपयुक्त सभी। इन तीनों देशों ने फ्रीडम एज एक सैन्य अभ्यास आयोजित होगा दक्षिण कोरिया देश में। दक्षिण कोरिया में भी कहां पर होगा? जेजू द्वीप पर होगा। आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया के जेजू में। भाग कौन लेगा? जापान, दक्षिण कोरिया और यूएसए। नाम क्या है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास। तस्वीर देखिएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। उत्तर होगा ए, न्यायाधीश एम सुंदर। याद हो जाएगा पूरी बात, न्यायाधीश एम सुंदर। एम से मणिपुर, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश एम सुंदर को चुना गया। उत्तर देखिएगा ए। पूरी बात ध्यान से याद रखिएगा। न्यायाधीश कैंपैया सोमशेखर जी थे मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। इनके बाद न्यायाधीश एम सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। साथियों हमारे देश में 21 हाई कोर्ट था, बाद में 22वां, 23वां, 24वां 3 हाई कोर्ट एक साथ बना था। पूछता है परीक्षा में तो याद रख लेंगे मौमेत्री। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये क्रम था। 3 हाई कोर्ट एक साथ बने। उसके बाद देश का 25वां हाई कोर्ट बना आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश में देश का 25वां हाई कोर्ट। तो वर्तमान में देश में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 हाई कोर्ट है साथियों, याद रखिएगा। यहाँ ऑप्शन सी देखिएगा और डी देखिएगा। न्यायाधीश बी आर गवई, ये हमारे देश के 52वें सीजेआई हैं, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और एच जे कानिया साहब, ये हमारे भारत के पहले सीजेआई हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच जे कानिया। पूरा नाम हीरालाल जीरा भाई कानिया। तस्वीर देखिएगा यहाँ पर सामने, शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है। और अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, पीएम मोदी ने बिहार में किस हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बिहार चुनाव के मद्देनजर बहुत सारी यहाँ पर योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। उत्तर होगा यहाँ पर पूर्णिया।
पूर्णिया में एक हवाई अड्डा और अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन मोदी जी ने वहां पर किया। पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया। और भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन वहां पर हुआ। टोटल 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना, जिसमें याद रखना आपको कोसी मैची नदी जोड़ो परियोजना। कोसी नदी और मैची नदी दोनों नदियों को जोड़ दिया जाएगा, जिसमें 2680 करोड़ रुपए खर्च होगा। दूसरा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा बिहार में 475 करोड़ रुपए से। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन 475 करोड़ रुपए से होगा। तीसरा, भागलपुर में एनटीपीसी प्लांट बैठाया जाएगा 25,000 करोड़ रुपए से। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, टेम्परेचर से और कोयला से बिजली उत्पादन करने वाली भारत में कंपनी साथियों एनटीपीसी। भागलपुर में एनटीपीसी कंपनी स्थापित होगी 25,000 करोड़ रुपए से। और चौथा कि 6500 करोड़ रुपए से कई जगहों पर बिहार में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो मोदी जी ने बिहार में इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उसी में एक है कि पूर्णिया में हवाई अड्डे का एक अस्थायी टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया गया। भारतीय बैंक नोटों करेंसी पर माइक्रोसाइट किसने लॉन्च किया? माइक्रोसाइट वेबसाइट का छोटा भाई होता है, माइक्रोसाइट होता है माइक्रोसाइट। इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने क्यों लॉन्च किया है? यहाँ पर लिखा है इंडियन करेंसी, भारतीय बैंक नोटों के लिए। हमारे भारत में जो भी मुद्राएं छपती हैं चलती है उन सभी की जानकारी आपको एक माइक्रो साइट वेबसाइट पर मिलेगा, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे विभिन्न प्रकार की धनराशियों के जो नोट है, मुद्रा है, उस पर किसका किसका अंकन है, कैसे होते हैं, जिसके तहत हम लोग असली और नकली मुद्रा, जाली मुद्रा पर लगाम लगा सकते हैं, पहचान उसकी कर सकते हैं। इसी के लिए भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट यानी कि एक छोटा वेबसाइट लॉन्च किया किसने? आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, पांचवा राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में किसके द्वारा? सातवां प्रश्न है, पांचवा राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में किसने किया? उत्तर होगा गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात में भी गांधीनगर में महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में अमित शाह जी ने पांचवा राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। हमारे भारत में पांचवा राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में। किस जगह पर? महात्मा मंदिर पर। किसने किया? अमित शाह जी ने किया। कब किया? तो 14 सितंबर 2025 को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 2025 को पांचवें क्रम का राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में उत्तर दीजिए साथियों। आगे आप तस्वीर देखिएगा, हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री। आठवां प्रश्न है, प्राकृतिक चमत्कार तिरुमाला पहाड़ियां और एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? साथियों ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश में है तिरुमाला पहाड़ी और एरामट्टी डिब्बालू। इन दोनों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल जो होता है, विश्व धरोहर स्थल होता है, उसमें अस्थायी सूची में शामिल किया गया साथियों। टेंटेटिव में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, टेंटेटिव में शामिल किया गया है, ये स्थायी नहीं है, टेंटेटिव में। टोटल डिटेल देखिएगा पूरी बात। एक्स यानी कि ट्विटर के माध्यम से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की एक अस्थायी सूची जारी की, जिसमें उसने हमारे भारत के कुल 7 नए स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के अस्थायी सूचियों में, जिसमें आपको 7 का नाम और उसका क्षेत्र याद रखना है। दक्कन ट्रैप, दक्कन लावा क्षेत्र, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हजारों लाखों साल पहले का महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसको। दूसरा, सेंट मैरी द्वीप समूह, सेंट मैरी द्वीप समूह कर्नाटक में है। तीसरा, मेघालय की गुफाएं मेघालय में, नागा हिल्स नागालैंड की, वर्कला क्लिफ केरल की। ये आपके सामने 5 हो गए साथियों। उसके अलावा यहाँ पर तिरुमाला पहाड़ी आंध्र प्रदेश और एरामट्टी डिब्बालू आंध्र प्रदेश, ये सातों स्थल नए और अस्थायी सूची में विश्व धरोहर स्थलों के यूनेस्को में शामिल हुए हैं। इस प्रकार हमारे भारत में कुल कितने हो गए अस्थायी? अस्थायी 69 हो गए साथियों। 49 कल्चरल श्रेणी के हैं यानी कि सांस्कृतिक श्रेणी के, और 17 नेचुरल यानी प्राकृतिक श्रेणी के, और 3 मिश्रित श्रेणी के। हमारे भारत के इतने स्थल अस्थायी हो गए। नौवां प्रश्न पूछा गया है, भारत की आगामी रबी फसल सत्र 2025-26 के लिए कृषि रोड मैप राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कृषि रोड मैप राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। याद रखिएगा, हमारे भारत का 2025-26 के लिए कृषि रोड मैप राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। अध्यक्षता हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। नई दिल्ली में आयोजन हुआ। अच्छा, कुछ प्रश्न पूछा है यहाँ से, रबी फसल और खरीफ फसल क्या होता है? ध्यान रखिएगा,
रबी फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये प्रमुख है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रमुख है और आप इतने से परीक्षाओं में प्रश्न भी कर सकते हैं। सारा आपको हजारों में याद करना है। खरीफ का फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और कपास होता है। एक छोटा सा हिंट है, ट्रिक अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। जो 2 अक्षर के 1 अक्षर के साथ में छोटा-सा, तो वो 2 अक्षर वाले में है, यानी रबी की फसल है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों 2 अपवाद है, ये सब रबी के फसल है। और खरीफ 3 अक्षर का है, तो चावल, ये धान है, वैसे हम इसको चावल लिखे हुए हैं। चावल 3 अक्षर का, मक्का बड़ा 3 अक्षर का, ज्वार 2.5 अक्षर का, बाजरा, मूंगफली, कपास, लगभग बड़े अक्षरों वाले, बड़े शब्दों वाले खरीफ फसल है और छोटा रबी। नहीं याद होता है तो कम से कम 2-3 आप याद कर लीजिएगा। रबी के फसल में गेहूँ, जौ और चना, ये 3, और खरीफ में आपको चावल, मक्का, ज्वार, ये 3 याद कर लेना है। इससे संभवतः यहाँ से जो प्रश्न होता है वो परीक्षा में आप कर ले जाएंगे। ये सम्मेलन हुआ साथियों, देखिएगा तस्वीर आपके सामने है। और अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 2027 में 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी चेन्नई करेगा, इसकी घोषणा कब हुई? तो अभी हाल ही में सितंबर 2025 में जो चौथे क्रम का ये सम्मेलन हुआ, चौथा सम्मेलन इटली के रोम में हुआ। यहीं पर यह निर्णय लिया गया कि अगला यानी कि 2027 में जो 2 साल बाद 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होगा, वो भारत की चेन्नई में होगा। यह निर्णय लिया गया, घोषणा हुआ सितंबर 2025 में, चौथा सम्मेलन में। चौथा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट कहाँ हुआ? इटली के रोम में। 5वां 2 साल बाद 27 में कहाँ होगा? तो चेन्नई, हमारे भारत में। इसमें यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर 5वां वाला होगा। 11वां प्रश्न पूछा गया है, चर्चा में रहा अंद्रोथ क्या है? अंद्रोथ साथियों पनडुब्बी रोधी एक पोत है, एक जहाज है जो पनडुब्बियों के शिकार के लिए बनाया गया है। पनडुब्बी रोधी पोत है अंद्रोथ। यह नौसेना का दूसरा स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत है। तो पहला कौन सा है? पहला है अर्नाला। आईएनएस अर्नाला एक पोत है जो पनडुब्बी रोधी पोत है और स्वदेशी तकनीकी पर बना हुआ है। किस तकनीकी पर बना हुआ है? तो हमारे भारतीय तकनीकी पर, स्वदेशी तकनीकी पर बना पहला पनडुब्बी रोधी पोत अर्नाला, और दूसरा है एंड्रोथ। तस्वीर देख लीजिएगा एंड्रोथ का। और आपके सामने 12वां प्रश्न है, भारत और नॉर्वे के मध्य पहला समुद्री सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और अप्रसार संवाद कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर होगा ओस्लो में। नॉर्वे और भारत के बीच हमारे हुआ है और राजधानी है नॉर्वे की ओस्लो, वहीं पर आयोजन हुआ है। किस इसके लिए? तो समुद्री सुरक्षा के लिए, और पहली बार हो रहा है ऐसा, समुद्री सुरक्षा के लिए और निशस्त्रीकरण के लिए और अप्रसार संवाद के लिए। कहाँ पर आयोजन हुआ? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ पर है? नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहीं पर आयोजित हुआ भारत और नॉर्वे का पहला समुद्री सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और अप्रसार संवाद। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे साथियों स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर पड़ता है। और नॉर्वे की करेंसी है, मुद्रा है क्रोने। क्रोने नॉर्वे की मुद्रा है। तस्वीर देखिएगा, हमारे भारतीय और नॉर्वे के प्रतिनिधि हाथ मिलाते हुए। अगला प्रश्न है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ, तो उत्तर तो हो गया साथियों, पूछा जाना चाहिए किसने किया? किसने किया? उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुए महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने किया। कहाँ पर हुआ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन? कहाँ पर हुआ यानी संपन्न कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ है। तस्वीर देखिएगा ओम बिरला जी संबोधन करते हुए। 14वां और अंतिम प्रश्न है, डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A22 का अपने परियोजना का किस क्रम का पोत है? ये डाइविंग सपोर्ट है साथियों, डाइविंग सपोर्ट यानी कि समुद्र में तैरने वाला सपोर्ट का एक क्राफ्ट है A22। यह अपने सीरीज का तीसरा है साथियों, अपने सीरीज का तीसरा यह क्राफ्ट है। इसका निर्माण कोलकाता के TRSL ने किया है। TRSL मतलब टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तीसरा डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A22 को लॉन्च किया गया, जो डाइविंग सपोर्ट का कार्य करेगा। तो साथियों ये था आज का 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में हिंदी जीएस का सीरीज मिल जाएगा। पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।